देखें जी, अगर हम फिट थीसिस की बात करते हैं आपके साथ, तो इसका मतलब क्या है। मैंने आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी हद तक लिंक्ड है लास्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमने टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स की बात की थी। ठीक है, अब मेरा बेटा ये आइडिया दिया किसने था फिट थीसिस का, ये आइडिया है क्या, वो बात समझना बड़ा ज़रूरी है। ये आइडिया दिया था पार्सन्स एंड गोड ने। ठीक है, ये आइडिया एक्चुअल में हम देखते ये हैं, दिस आइडिया वॉज सपोर्टेड बाय द फंक्शनलिस्ट देखिए जी, ये बहुत ही बेसिक सा आइडिया है। इस आइडिया के अंदर है क्या, बात समझने वाली है। फिट थीसिस क्या कहता है? फिट थीसिस बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कौन सा फैमिली स्ट्रक्चर था, और जो भी फैमिली स्ट्रक्चर था वो सपोर्ट करता है प्री मॉडर्न सोसाइटी के डायनेमिक्स को। ठीक है, और उसके बाद दुनिया में मॉडर्न सोसाइटी आती है, और मॉडर्न सोसाइटी के डायनेमिक्स चेंज होते हैं तो फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो फैमिली स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर, वो उसकी सर्कमस्टांसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, समझने वाली बात है। प्री मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो क्या थी? वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। वो जो सोसाइटी थी वो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड सोसाइटी थी। पहले तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर जो मॉडर्न सोसाइटी हुई वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई, और जब ये प्री मॉडर्न से मॉडर्न की दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो पहली चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अब इंडस्ट्रीज का लगना एंड अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई, और इस सोसाइटी का जो सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर था। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गया। ठीक है, अब जरा एक बात समझते हैं। देखिए जी, जब हम बात करते हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी। ठीक है, अब ये सोसाइटीज जो थी, इनमें जो काम होता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, वो एक्चुअल में इट्स अ लेबर इंटेंसिव जॉब। ठीक है, लेबर इंटेंसिव यानी कि बहुत सारे इंसान चाहिए होते हैं आपको। और इस दौर में एक और चीज भी देखी गई थी, द फैमिलीज वर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव यानी कि वो पैसा कमा के देती थी। आज के दौर में क्या है, फैमिली बिकम एटीएम मशीन, पैसा खर्च कराती। उस जमाने में फैमिली के सारे लोग मिलकर जब काम करते तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्रिएट होती थी। ठीक है, लेबर इंटेंसिव था, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, और किनशिप बेस था, रिश्तों की बेसिस के ऊपर काम होता था। ठीक है, अब इस तमाम चीजों को आपकी सिर्फ एक फैमिली सपोर्ट करती है, उसका नाम है एक्सटेंडेड फैमिली। यानी कि मल्टीपल फैमिली members living together and they are doing their economic activity जिससे वो पैसा जनरेट करते हैं। सो अब होता क्या है मेरा बेटा, अब क्या हो सकता है इसके अंदर वर्टिकल भी हो सकती है फैमिली मेंबर्स, एंड
ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। इसमें वर्टिकल भी हो सकते हैं और एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। अंकल आंटीज लिविंग टुगेदर, सही है। आप लोगों ने ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा होगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है ये आइडिया, ठीक है। फिर दुनिया में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुई, सही है। इंडस्ट्रीज के लिए जो वर्क फोर्स होगी, ठीक है, वो रूरल एरिया से आई। तो अब ये देखा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक चीज नजर आई, वो थी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, ठीक है। यानी कि दुनिया ने देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर क्या चीज डेवलप हो रही है? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसको आसान अल्फाज में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे थे ना। ठीक है। अब दूसरी चीज, द फैमिली बिकम कंजम्पशन ओरिएंटेड। द फैमिलीज बिकम कंजम्पशन ओरिएंटेड, ठीक है। अब फैमिलीज जो थी वो कंजम्पशन ओरिएंटेड बन गई थी, ठीक है। और दूसरा चीज थी नेपोटिज्म। फैमिलीज जो थी वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर रही थी रादर देन द एक्सटेंसिव वंस, ठीक है। तो ये तमाम चीजों के अंदर क्या चीज नजर आती है? द न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर फैमिली इमर्ज्ड as dominant family structure। यानी कि फिर थीसिस क्या कहता है कि भाई आपके पास अब यहां तक जो है ये फिर थीसिस है। अगर आसान अल्फाज में समझाऊं फिर थीसिस को, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्री मॉडर्न सोसाइटी इज लिंक विद एक्सटेंडेड फैमिली, एंड ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी इज लिंक विद न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। अब जो मैं आगे लिखूंगा इसका आपके फिर थीसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं ये चीज, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने और आगे जाके ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। अब हम जब मॉडर्न सोसाइटी से मेरा बेटा पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जाएंगे तो बेटा इस चेंज में क्या क्या मौजूद है? ग्लोबलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, सही है। तो हम ये देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज मोर अबाउट द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, ग्लोबलाइजेशन हो गई और इंडिविजुअलिज्म डेवलप होना शुरू हो गया। और ये जो ग्लोबलाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म था, क्या डेवलप होता है? मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। इट्स मोर अबाउट चॉइस, ठीक है, लाइक सिंगलहुड, कोहैबिटेशन, सही है। फिर
सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मैरिजेस, इसको हम स्टेप फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास गे एंड लेस्बियन कपल्स, क्योंकि सिविल पार्टनरशिप अलाउ हो गई। अब वो बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, टेस्ट ट्यूब बेबीज हो रहा है। सरोगेसी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में आसान अल्फाज में समझाऊं तो इस एरा के अंदर डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर नजर आती है। सही है। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो मैं चीज समझा रहा हूं ना, एक्चुअली तुम्हारी फाउंडेशन बना रहा हूं पूरे टॉपिक के लिए, ठीक है। अब देखो, जंग जो चलेगी ना फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से, वो जंग ये चलेगी कि एक तरफ जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो बोलेंगे फैमिली स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब जो हमारे पास फंक्शनलिस्ट आएंगे, अब हमारे पास फंक्शनलिस्ट आएंगे और जो न्यू राइट आएंगे। न्यू राइट कौन लोग हैं बेटा? आज ये भी न्यू फंक्शनलिस्ट ही होते हैं एक्चुअली, ये कंजर्वेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं मेरा बेटा? कंजर्वेटिव्स, ठीक है जी बेटा, न्यू फंक्शनलिस्ट ही न्यू राइट बन जाते हैं। तो अब ये लोग जो हैं ये बात करेंगे किस चीज के हवाले से? ये कहेंगे डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। वो कहेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग, इज अ परफेक्ट फैमिली सेटिंग फॉर द सोसाइटी। समझ में आई बात? जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहेंगे कि हर इंसान की मर्जी, उसने जिस तरह जिंदगी गुजारनी है वो गुजारे। समझ आई बात? हर इंसान की मर्जी, जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहे वो गुजार सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो आपके वो होंगे, कौन मेरा बेटा? न्यू राइट और फंक्शनलिस्ट होंगे, ठीक है। न्यू राइट और फंक्शनल और जो फंक्शनलिस्ट होंगे वो कहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब वो डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पहले तो हमारे पास कौन सा आ गया आर्गुमेंट? हमारे पास आर्गुमेंट आ गया फिट थीसिस का, पार्सन्स एंड गोट का। फिट थीसिस बाय पार्सन्स एंड गोट, सही है। फिर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास इसी थ्योरी के हवाले से मर्डॉक आते हैं जो कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग, ठीक है। मर्डॉक 250 ह्यूमन सोसाइटी सर्वे। अब मर्डॉक जो है क्या है बेटा? फंक्शनलिस्ट हैं। इन्होंने 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे किया और क्या कहा? इन्होंने कहा न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग। न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग, ठीक है। किस तरीके से? एज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म, और दूसरी चीज ये है कि अदर फैमिली
structures are compounded from nuclear family, यानी कि दूसरे फैमिली स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो भी इसी से बनते हैं। ठीक है। मर्डॉक ने 250 मिलियन सोसाइटी का सर्वे किया और उसने ये कहा कि भाई न्यूक्लियर फैमिली इज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म, या तो सोल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली इटसेल्फ मौजूद है वहाँ उन सोसाइटीज़ के अंदर, या फिर क्या हो रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा न्यूक्लियर फैमिली इटसेल्फ मौजूद है उन सोसाइटीज़ के अंदर, या फिर दूसरे फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं बेटा? वो न्यूक्लियर फैमिली से मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली की बात करते हो तो वो भी न्यूक्लियर फैमिली से मिलकर बना है। सही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि फिट थीसिस प्रेजेंट किया गया कि न्यूक्लियर फैमिली की इंपॉर्टेंस को बताया जा सके, और फिर जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में डाइवर्सिटी आ रही, एंड दिस डाइवर्सिटी वाज नॉट सपोर्टेड बाय द फंक्शनलिस्ट, उनको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक्सटेंडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, प्री मॉडर्न सोसाइटी में जब कहा जाता है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज विद द डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह मल्टी फंक्शनल फैमिली स्ट्रक्चर था इसका। ठीक है, ठीक है, मल्टी फंक्शनल यानी कि द फैमिली वर परफॉर्मिंग सो मेनी फंक्शंस। न्यूक्लियर फैमिली जो थी मेरा बेटा, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है जी। तो जब मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हुई दुनिया के अंदर, तो ये फैमिली स्ट्रक्चर डोमिनेंट इसलिए कंसिडर किया गया कि भाई इस सोसाइटी के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते थे। ठीक है, और फैमिली जो थी ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए ही परफॉर्म कर रही थी। ठीक है जी। तो ये एक चीज हमारे पास सामने नजर आती है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन फैमिली फंक्शंस, द फैमिली फंक्शंस बिकम मोर स्पेशलाइज्ड इन न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है। अब हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस। ठीक है, अब जब हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस की बात करते हैं तो हमें क्या चीज नजर आती है? हमें नजर ये आता है कि सोसाइटी स्ट्रक्चर्स के अंदर, फैमिली स्ट्रक्चर्स में एक चीज नजर आ रही है हमें कि फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्री मॉडर्न सोसाइटीज में एक्सटेंडेड फैमिलीज नहीं थी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस कहता है कि extended families were not dominant during pre-modern period और ये बात ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली were not a dominant setting, were not a dominant family setting, family setting after industrialization. ठीक है, अब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस में हमारे पास जो सबसे पहले थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम है एंडरसन
ठीक है जी। एंडरसन हमारे पास फर्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। एंडरसन के मुताबिक नो सिंगल फैमिली स्ट्रक्चर was dominant during the industrialization. बहुत सारे रीजंस की वजह से उनके मुताबिक, ठीक है, कोई एक फैमिली स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। रीज़न क्या है बेटा? हाई डेथ रेट, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था लोगों का, सही है। और इसकी वजह से होता क्या था? हाई नंबर ऑफ single parent and reconstituted families of single parent and reconstituted families in pre-industrial society. In pre-industrial society, हाई डेथ रेट इन प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात, इसको प्री मॉडर्न से भी रेफर कर सकते हो, प्री मॉडर्न एंड इनिशियल इंडस्ट्रियल पीरियड, एंड इनिशियल इंडस्ट्रियल, सही है कि इनिशियल इंडस्ट्रियल पीरियड के अंदर क्या था बेटा, जो वो चीज़ एलिमेंट था कि वो इनिशियल इंडस्ट्रियल पीरियड में हाई डेथ रेट ज़्यादा एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और इसके अलावा इसी टाइम पीरियड के अंदर लाइफस्टाइल इश्यूज भी थे, सैनिटरी इश्यूज वगैरह, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ इश्यूज। मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, ठीक है। तो एक और चीज जो इसके अंदर आ जाती है, यहां तक समझ में आती है बात। अब हम इसी एंडरसन की एक थॉट को आगे लेके चलते हैं। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है, वर्किंग क्लास डेवलप एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डोमिनेंट फिफ्थ थीसिस ये कहता है कि भाई ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो न्यूक्लियर फैमिली था, तो एंडरसन कहता है कि भाई नहीं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, एक्सटेंडेड फैमिली थी। वजह क्या है? अर्बनाइजेशन की वजह से प्रेशर ऑन लिविंग स्पेस था, जगह नहीं थी, तो इसलिए न्यूक्लियर फैमिली एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। प्रेशर ऑन लिविंग स्पेस, सही है। इसके अलावा लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट थी, वेलफेयर स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये थी कि एक्सटेंडेड फैमिलीज सपोर्ट
sick and unemployed people. अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। इसके अलावा लो लिटरेसी रेट था, ठीक है। तो अब लो लिटरेसी रेट की वजह से क्या होता है, किनशिप नेटवर्क सपोर्ट करता था उनको। तो जिस तरह से शुरू में फिर थीसिस ने कहा था कि न्यूक्लियर फैमिली वर इमर्ज एज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये चीज़ जो है एंडरसन ने एक्चुअली अपोज की। उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई देखो सिनेरियोज चेंज नहीं सही है, सिनेरियोज बहुत चेंज थे, बहुत डिफरेंट थे। इसके अलावा इफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चे जो थे वो एक्सटेंडेड फैमिलीज जो थी उनको केयर के साथ रहा करती थी, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आती है कि भाई दुनिया के अंदर जो चाइल्ड केयर का जो एलिमेंट था वो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट किया करती थी, चाइल्ड केयर, ठीक है। तो एक्सटेंडेड फैमिली की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं एंडरसन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ पे डेवलप हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि कई मतलब हिस्टोरिकल स्टडीज़ भी आई हैं जिसने इस आइडिया को अपोज किया। देखो एक्चुअल में ये आर्गुमेंट यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी आप इवेलुएट कर रहे होगे आर्गुमेंट्स को, सही है, जहाँ पे भी आप इवेलुएट करोगे फिर थीसिस को, आपने वहाँ पे एंडरसन के थॉट को यूज़ करना है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ तक समझ में आ गया? किनशिप का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि लो लिटरेसी रेट था, सही है। तो अब जो रिश्तेदार लोग हुआ करते थे वो एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, सही। वो सपोर्ट क्यों करते थे? वो सपोर्ट इसलिए करते थे कि भाई फैमिली स्ट्रक्चर्स सपोर्टिंग ईच अदर, कि भाई वो एक दूसरे को सपोर्टिंग एड के तौर पर यूज़ किया करते थे।